हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3। इससे पहले 2 को पार्ट इस चैप्टर का अपलोड कर दिया गया है, ठीक ना। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न कहने का मतलब है कि 101 नंबर प्रश्न आज दिया है कि मानव हृदय किससे घिरा हुआ है। बताना है कि जो मानव का हृदय जो है, हार्ट जो है, किससे घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम से। यानी मानव का हृदय जो है पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। देखिए मानव का हृदय का चित्र जो होता है लगभग जो मानव के हृदय का चित्र होता है ऐसा ही होता है, ठीक ना। और मानव के हृदय जो है 4 भागों में बांटा होता है, ठीक ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ऊपर वाला भाग जो होता है ना अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? अलिंद कहलाता है। अलिंद कहलाता है। और नीचे वाला भाग जो होता है नीलय कहलाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और इधर वाला भाग को कहते हैं दाया अलिंद और इधर वाला भाग कहते हैं बाया अलिंद। इधर वाला भाग को दाया नीलय और इधर वाला भाग को बाया नीलय कहते हैं। इस बात को याद रखिए। इस तरह से मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 बेस्म होते हैं। सब एक ही बात है, याद रखिएगा, ठीक ना। और मानव हृदय में जो अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है ना, यहीं से प्रवेश करता है। कहाँ से? यहीं से प्रवेश करता है, दायां अलिंद से प्रवेश करता है, ठीक ना। और जब फेफड़ा से शुद्ध होकर रक्त कहाँ आ जाता है? हृदय में आ जाता है। तो यहाँ से बायां अलिंद से होते हुए बायां नीले में आता है और यहाँ से हृदय पंप कर देता है। तो पूरे शरीर में यहाँ से एक महाधम निकलता है। पूरे शरीर में जाके रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त फैल जाता है। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। और यहाँ से याद रखिएगा धमनी। मानव हृदय में 2 तरह की नली होती है, एक धमनी होती है, एक सीरा होती है, एक सीरा। तो धमनी जो होती है ना शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है और सीरा जो है अशुद्ध रक्त के प्रवाह करती है। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। तो याद रखिएगा मक्खी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मक्खी हो जाएगा। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और यहाँ से याद रखिएगा जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है उसके रक्त का रंग जो होता है ना लाल नहीं होता है, या तो उजला होगा नहीं तो हरा होगा, ठीक ना। अधिकांश जो होता है कीट पतंग जितने होते हैं ना अधिकांश उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जैसे तेलचट्टा हो गया, तेलचट्टा में भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखिएगा शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन रोग? एनीमिया रोग, ठीक ना। चाहे प्रश्न ऐसे भी कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से, आयरन मतलब होता है लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। और इसका संकेत जो होता है Fe और परमाणु संख्या 26। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। याद रखिएगा आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। याद रखिएगा आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स या सेल्स होता है, ठीक ना। इसका जो अवधि होता है लाइफ अवधि होता है 90 से 120 दिन होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसको लाल रक्त कणिका भी कहते हैं। और WBC जो होता है ना, WBC जो होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, ठीक ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, याद रखिए, ठीक ना। मानव के रोगों को लड़ने की क्षमता कौन प्रदान करता है? तो WBC, ठीक ना। और आरबीसी जो होता है आरबीसी में सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन का वाहक है। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में जो श्वसन होता है किसके माध्यम से होता है? याद रखिए पत्तियों में। पौधों में जो श्वसन होता है किसमें होता है? पत्तियों में, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। बताना है कि कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। और इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोगों को मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि यानी WBC के जीवन अवधि पूछता है।
WBC का जीवन अवधि जो होता है ना, WBC का कितना होता है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन, कहीं के 13 से 20 दिन भी देता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? बताना है कि कौन सा संवहन ऊतक है। याद रखिएगा, संवहन ऊतक दोनों हैं, फ्लोएम भी है और जाइलम भी, अर्थात BMC दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, और जाइलम जो होता है जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? इस बात को याद रखिएगा, इसका राइट आंसर विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा करता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है ना, होता है कि पेट में अपेंडिक्स हो जाए, वहीं अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है, और ये हमारे आहार नाल का अवशेषी अंग, इसका कोई काम नहीं है। इसीलिए देखिएगा, जब बढ़ जाता है पेट और दर्द करने लगता है तो डॉक्टर इसको काट के क्या करता है? हटा देता है ऑपरेशन करके, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य क्या है, ठीक है ना। देखिए 3 को है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ठीक ना। ये क्या है? एंजाइम है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? याद रखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य पूछ रहा है तो याद रखिए, यह प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज जो है ना वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, और एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। और पूर्ण रूप से भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पच जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रक्त में शर्करा के स्तर नियंत्रित करता है, ठीक ना। शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? यानी शुगर का। याद रखिए, इंसुलिन। जब व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है अर्थात डायबिटीज हो जाता है तो उसको इंसुलिन हार्मोन लगवाना पड़ता है, अर्थात इंसुलिन की सुई लेना पड़ता है। लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिए, इंसुलिन नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने, आहारनाल का सबसे लंबा भाग जो होता है ना, छोटी आंत होता है। कौन है? छोटी आंत। लगभग 6 मीटर होता है। कितना? 6। आहारनाल का लंबाई पूरा 8 से 10 मीटर होता है। इसमें से 6 मीटर सिर प्रशिपा के लिए कौन होती है? तो छोटी आंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सजीव में 1 मिनट रुकिए, और सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत देखिए, पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, जनन भी आता है। इनमें से सभी हो जाएगा। जैव प्रक्रम को इंग्लिश कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ये जीवन को सुचारू रूप से जिस प्रक्रिया द्वारा चलाया जाता है वही क्या होता है? जैव प्रक्रम है, ठीक ना। तो पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आने वाला समय में उस जाति के पूरा वंश का नाश हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्रमाकुंच गति पाई जाती है। याद रखिए, क्रमाकुंच जो गति होती है किसमें पाया जाता है? तो ग्रास नली में पाया जाता है, ठीक ना। फूड पाइप जो होता है ना, यहाँ गर्दन के नीचे फूड पाइप, जहाँ कंठ होता है उसके नीचे फूड पाइप होता है, ठीक ना। यहाँ होता है फूड पाइप, ठीक ना। आहारनाल में फूड पाइप होता है, तो इसी में क्रमाकुंचन गति होता है, ठीक ना। देखिए, क्रमाकुंचन गति इसलिए होता है क्योंकि भोजन हम लोग डायरेक्ट खाते हैं ना, तो भोजन डायरेक्ट हम लोग आहार नल में जाके नहीं गिर जाता है, ठीक ना। ये जो होता है इसमें क्या होता है, कभी सिकुड़ता है, भोजन को चापता है, धीरे से फैलता है, चापता है, फैलता है, ठीक ना। इस तरह से धीरे धीरे खिसकते हुए भोजन हमारे आमाशय में पहुँचता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति कहते हैं, ठीक ना। कहाँ होता है? ग्रास नली में, फूड पाइप में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। और पूछे क्लोरोफिल जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? तो पेड़ पौधा के पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में
क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। और क्लोरोप्लास्ट को हरित लौह कहते हैं। और इसमें भी कहाँ होता है, तो पत्ती के ग्रेना वाला भाग में उपस्थित होता है, इस बात को याद रखिएगा। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसका संकेत Mg होता है और इसका परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। याद रखिए इसका राइट है जो प्लेटलेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। और एक सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1.5 से 3 लाख तक क्या होना चाहिए, प्लेटलेट्स होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। बताना है कि अनुशीतलन जो होता है ना, इसी को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अनुशीतलन को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए mm, ठीक ना, याद रखिए। लेकिन डायस्टोलिक पूछेगा, संकुचन पूछेगा, सॉरी डायस्टोलिक पूछेगा कितना होता है, तो 80 mmHg होता है, ठीक है। कितना होता है, 80 mmHg होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसी को दोनों को मिलाकर 120/80 को मिलाकर क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर अर्थात बीपी कहते हैं। बीपी नापने में किस धातु का उपयोग करते हैं, तो पारा का नाम है Hg, ठीक ना। इसका परमाणु संख्या 80 होता है। और जिस मशीन के माध्यम से मापते हैं उस मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप होता है। और सामान्य हृदय का धड़कन 72 बार प्रति मिनट होना है, 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि निम्नलिखित में कौन एक घटक है, अपघटक है। अपघटक मतलब जो जीव जंतु को सड़ा गला दे, ठीक ना, तो अपघटक बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट है अमरबेल है। क्या है, अमरबेल है। अमरबेल याद रखिएगा क्या है, तो अमरबेल का जो पौधा है ना, परजीवी है। क्या है, परजीवी के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। ये दूसरे जीव के शरीर पर, चाहे कोई भी हो, पेड़ पौधा चाहे कुछ हो, सजीव पेड़ पौधों पर निर्भर रहकर अपने भोजन का जीवन यापन करता है, यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, अमर, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। तो परजीवी क्या है, परजीवी कौन आएगा, अमरबेल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। याद रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है किस पदार्थ को अंदर प्रवेश करने देना है कोशिका में और किस पदार्थ को बाहर निकालने देना है, इस प्रक्रिया का कार्य कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। इसी को कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया, एटीपी का विस्तारित रूप है। तो याद रखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा एटीपी की। और मानव शरीर में ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए और याद रखिए यह 38 एटीपी जो है कहाँ निर्माण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करता है। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होता है किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। बता रहे प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा रंग प्रभावित होता है, याद रखिएगा लाल हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण में C6H12 और O6 का निर्माण करते हैं पेड़ पौधा, और साथ ही में H2O का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का। तो ग्लूकोज को पेड़ पौधा अपने पत्तियों में, तहना में और जड़ में संचित कर लेते हैं और जल को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालते रहते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है इसको भी बाहर निकालते रहते हैं, और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। देखिए रिप्रोडक्शन चैप्टर क्वेश्चन है, इसमें आ गया, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। क्या देखिए हाइड्रा में क्या है, पुनरुद्ध भवन होता है। पुनरुद्ध भवन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, उसका अंग कट छट जाएगा, फिर अपने आप क्या लगेगा, वो सब उत्पन्न हो जाता है, उसे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। ऐसे हालांकि हम लोग जो रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे कि पुनरुद्ध भवन होता क्या है, ठीक ना। इसका उदाहरण पूछा है तो इसका उदाहरण हाइड्रा हो जाएगा। और हाइड्रा में जो जन्म होता है मुकुलन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा रुक कर रहा है, निम्नलिखित में लाल रंग जो होता है किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन होता है। और याद रखिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है तो नीला, सॉरी क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो अभी बताए थे पीछे गार्ड सेल के द्वारा, पिछला जो वीडियो बनाया है ना उसमें बता दिए गार्ड सेल, और गार्ड सेल को ही कहते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। इस बात को याद रखिएगा। पत्तियों के जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसके ऊपर जो होते हैं उसको ढकने और खुलने का काम कौन करते हैं? तो गार्ड सेल कहते हैं। और दिन में जो होते हैं गार्ड सेल रंध्रों को खुलने देते हैं और रात में उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से ही होते हैं। यदि ऑप्शन में रंध्र नहीं रहेगा तो स्टोमाटा आंसर कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। क्लोरोफिल हाँ यहाँ तक थे। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए, 29 नंबर प्रश्न, ठीक ना। ध्यान दीजिए 29 नंबर प्रश्न दिया है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जब श्वसन की क्रिया हम लोग करते हैं तो कौन सी गैस को मुक्त करते हैं? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है CO2। क्या नाम है? CO2। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, मूत्र पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र में गंध जो होता है किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। किसके कारण? अमोनिया के कारण होता है। देखिए जब मानव चाहे कोई भी जीव जंतु मूत्र का त्याग करता है तो उसके मूत्र में यूरिया होता है, NH2 CO NH2 होता है, ठीक ना। लेकिन कुछ देर के बाद NH2 CO NH2 यूरिया का सूत्र है, लेकिन याद रखिए कुछ देर के बाद यही यूरिया जो होता है, यूरिया को जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं, NH3 में चेंज कर देते हैं। इसी के कारण मूत्र में गंध होता है अमोनिया के कारण। अब मूत्र का पीला रंग पूछेगा यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, उसमें कौन सी विधि होती है? याद रखिए मृतजीवी होती है। कौन होती है? मृतजीवी। और कवकों का अध्ययन क्या होता है? याद रखिएगा कवकों का अध्ययन, 1 मिनट रुकिए, कवकों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। जब ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज में तो उसके समय क्या मुक्त होता है पूर्ण रूप से? याद रखें CO2 भी, ऊर्जा और SO2, इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, दिया है कि गोबर छत्ता जो होता है, गोबर छत्ता इसी को मशरूम कहते हैं, क्या है? याद रखिए एक मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी। ऐसे जगह पर इसको देखिए गोबर छत्ता को जहाँ पर क्या है सड़ा गला पदार्थ हुआ है, मर गया है। याद रखिएगा इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। जो गुर्दे में उत्पादित मूत्र जो होता है अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होते हैं? मूत्राशय में। याद रखिए कहाँ होता है? मूत्राशय में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना वाला भाग में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पत्तियों पर। रंध्र किस पर पाया जाता है? तो पत्तियों पर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग जो होता है ना कैसा होता है? तो लसिका के रंग याद रखिए हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक है RBC। कौन है? RBC है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए प्रमुख घटक कौन है? याद रखिए RBC, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कृमि रूप
परिशेषिका किसका हिस्सा है? याद रखिए आहार नाल के, आहार नाल के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, यानी प्रकाश की ओर जो गति होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश नुवर्तन। देखिए 5वां चैप्टर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के, इसको इसी में दे दिया है, ठीक ना। बस इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा ये वाला, ठीक ना। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे उसमें समझा देंगे, ठीक ना। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है? प्रकाश नुवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? जैव आवर्धन, याद रखिएगा DDT है, ठीक ना, DDT। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो टैनिन भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, इनमें सब। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? इनमें सभी, याद रखिएगा। रेजिन जो होते हैं चीड़ नामक पौधा से निकलता है, गोंद जो होता है बबूल से निकलता है, टैनिन जो होता है जो दूधेला पौधा होता है उसी से टैनिन, जैसे कैनेर हो गया, बरगद हो गया, उससे टैनिन निकलता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न खत्म हो गया। तो जाने से पहले आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताना है कि मानव जो ब्लड होता है, मानव जो ब्लड होता है उसका pH मान कितना होता है? pH मान कितना होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।